अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज थोड़ी सी हमने कोशिश की है कि तैयारी कर लें बिकॉज वी वांट टू विश यू ऑल अ मैरी क्रिसमस। जो आज क्रिसमस मना रहा है पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी जो हमें देख रहे हैं, आप सारों को बहुत बहुत क्रिसमस की मुबारक। और वैसे ही हम आज रिमिनिस कर रहे थे सुबह के क्रिसमस की वक्त, वैसे अगर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अगर आप दुनिया देखें तो क्या सजी होती है। कोविड के दिनों में क्रिसमस थोड़ी सी मुख्तलिफ हो गई है और एट द सेम टाइम आज आपको पता है कि हम यौम क़ायद मना रहे हैं। आज कायद आज़म की बर्थडे हम मना रहे हैं, तो उस सिलसिले में नेशनल हॉलीडे भी है और साथ साथ ये क्रिसमस का त्यौहार भी है, तो वैसे ही फेस्टिव सीजन का माहौल बन जाता है साल के इन दिनों में। फेस्टिव सीजन होता ही है, आपको पता है न्यू ईयर भी आ रही होती है बहुत ज्यादा। दिस इज अ वेरी पॉपुलर वीक आई वुड से। देखिए पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा, लेकिन हमारे यहाँ भी अब वो फेस्टिविटी जो है ना आपको माहौल में महसूस होती है। आपको पता है एंड ऑफ दिसंबर शादियों का भी बड़ा मौसम होता है, तो डिस्पाइट ऑल द सर्दी, डिस्पाइट द सर्दी जो आधे से ज्यादा मुल्क में है, ये पता नहीं क्यों एक बड़ा अच्छा महीना माना जाता है। 3-4 कपल्स तो होते हैं ऐसे जिनकी वेडिंग एनिवर्सरी 25 दिसंबर होती है। श्योरली मतलब लिटरली वी कैन काउंट इस महीने की एनिवर्सरीज। तो बड़ा ही हैपनिंग किस्म का मंथ होता है। और फिर ये क्रिसमस आ जाए, न्यू ईयर आ जाए, तो वैसे ही लगता है कि साल की एंडिंग जो है ना बड़ी वो अच्छी। अच्छा, हर किसी की अपनी अपनी यादें होती हैं इस फेस्टिव सीजन से रिलेटेड। तो हम भी कल बैठे हुए कुछ घर में याद कर रहे थे कि हमारा बचपन से एक रिचुअल था कि न्यू ईयर्स पे हमने अपने ताया जान के घर जाना होता था और उन्होंने हमें केक नहीं पेस्ट्रीज खिलानी होती थी। ठीक है, मुझे पेस्ट्रीज का आइडिया, पेस्ट्रीज खिलानी होती थी। और फिर एक केक क्रिसमस का जो टिपिकल ड्राई केक होता है ना, जिसमें फ्रूट केक होता है, जिसमें सिनेमन भी होता है, जिसमें ड्राई फ्रूट्स एज इन वो मसाले भी होते हैं, थोड़े से सिनेमन का फ्लेवर भी आ रहा होता है और किशमिश भी होती है और ये सारा कुछ होता है। तो हमारी अम्मी को बड़ा पसंद है, तो उसकी मैं तलाश में हूँ कराची में अभी भी, तो वो मैं ढूंढता हुआ जाऊंगा घर। तो लिहाजा बेसिकली अब्दुल्ला के कहने का मतलब था कि या तो आप लोग भेज दें या फिर ट्वीट कर दें एड्रेस जहां से मिलता है। कॉफी के साथ ना क्या कमाल लगता है। अच्छा अब्दुल्ला, अभी तो स्टार्ट ऑफ द शो है और कोई उम्मीद नहीं है कि अगले 2 घंटों में एक आने वाला है, तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। बाज़ तराने ऐसे बन जाते हैं जो हमेशा के लिए होते हैं। और आपको पता है ये भी हम याद करते हैं ना कि वन ऑफ आवर अर्लीस्ट मेमोरीज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ म्यूजिक, या जिसकी भी आप बात करें, ये मिली नगमा जो है ये इज ऑल्सो वन ऑफ आवर अर्लीस्ट मेमोरीज, बिकॉज हम कब से सुन रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि हर दफा ता क़यामत यौम क़ायद पर यही मिली नगमा जो अब तराने की सी हैसियत इख्तियार करके आए, ये चलता रहेगा और इससे हम इसी तरह महसूस होते रहेंगे। कुछ सियासी बातें करें, अदरवाइज फेस्टिविटी क्या चल रही है मुल्क भर में, ये भी आपको दिखाएंगे। यौम क़ायद के सिलसिले में क्या तकरीबात हैं, क्रिसमस के सिलसिले में हमारे जो मसीही बहन भाई हैं आज उनकी क्या मसरूफियात हैं। पार्कों में, तफरी गाहों में बहुत ज़्यादा रश होता है उमूमन, लेकिन हम यही गुजारिश करेंगे कि SOPs वगैरह का ख्याल रखा जाए। और दुनिया में भी ये क्रिसमस जो है बड़ी कोविड क्रिसमस इसको कहा जा रहा है, तो लिहाजा हमें भी वही करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले यू आर राइट, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी आपको पता है ना, कोई भी मौका हो ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कम नहीं होती, ख़त्म नहीं होती। PDM में इस वक्त इस्तीफ़ों, लॉन्ग मार्च, सेनेट, ज़िमनी इंतखाबात में उलझी है ऑपोजिशन की ये परेशानी वज़ीर आज़म इमरान खान को नया एतमाद और हौसला दे रही है। हुकूमत को लगता है एहतजाजी तहरीक अब आखिरी दमों पर है। JUI के अंदर से मौलाना फजल रहमान के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों ने भी हुकूमत को नया हौसला दिया है। उधर 27 दिसंबर को बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर PDM रहनुमा रेटोडेरो में फिर इकट्ठे हो रहे हैं और इससे PDM को अपने मामला सीधे करने का मौका मिलेगा। ऑपोजिशन रहनुमाओं को जहां मौका मिल रहा है वो हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं, सुनिएगा। 2.5 साल के बाद वो सौगात जिसका नाम इमरान खान है आवाम को बताता है मेरी हुकूमत चलाने की तैयारी नहीं थी। अगर तुम जानते थे कि तुम वजारते उज़्मा के अहल नहीं हो तो तुम आज मर्दान की आवाम को ये जवाब दो कि तुम्हें शेरवानी पहनने की इतनी जल्दी क्या थी। मैं जानता हूँ कि मेरे तकरीबन हर मेंबर के इर्द गिर्द काफ़ी को तो अपने काम कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, जाली केसेस बना रहे हैं, नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं उनको तो कहना चाहता हूँ कि आप मेरे लोगों के साथ ये सलूक बंद करो। मैं जानता हूँ कि कौन ये कर रहा है, क्यों ये कर रहा है। मुझे मजबूर ना करे कि मैं इन सब के सब को एक एक करके पूरे कौम के सामने बेनकाब करे।
27 दिसंबर को रतुडेरो में साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर होने वाले जलसे में मरियम नवाज भी शरीक हो रही हैं। नून लीग के नायब सदर का रतुडेरो आना बज़ाते खुद एक तारीखी मौका होगा, तहम वज़ीर आज़म इमरान खान पुरएतमाद हैं, उन्हें अपोजिशन से कोई ख़तरा नहीं। उन्होंने कल भी ये कहा कि PDM इत्तेहाद तो अपनी मौत आप मर चुका है, इस्तीफ़ा देने वाले अब इस्तीफ़ों से भाग रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ हुकूमत की इत्तेहादी MQM ने हुकूमत छोड़ने की धमकी भी साथ दे डाली, इशारा दिया। वैसे तो आपको बताइए कि MQM की धमकियाँ यूजुअली गीदड़ भपकियाँ साबित होती हैं। हम हुकूमत में क्यों हों, काबीना में क्यों हों, या ऐवान में भी हमारी बात ना सुनी जाए तो हमें बता दिया जाए, क्या हम इन मुंतखब ऐवानों से भी बाहर आ जाए? क्या सड़कें ही वाहिद रास्ता है पाकिस्तान में इंसाफ हासिल करने के लिए? हम ऐवानों से मायूस होकर सड़कों पे आके अपने अवाम के सामने अपना मुकदमा रखने के अलावा हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता बचा नहीं। लेकिन आप लोगों को बड़ी अच्छी तरह पता है कि हुकूमती लोग भी इसे ज़्यादा संजीदा नहीं ले रहे हैं। हुकूमत को यकीन है मुत्तहिदा कहीं जाने वाली नहीं। कल एक और अहम मुलाकात भी हुई है और ये मुलाकात थी मुस्लिम लीग फंक्शनल के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अली दुरानी की शहबाज शरीफ के साथ। सियासी हलकों में इस मुलाकात को बड़ी दिलचस्पी से देखा जा रहा है। दुरानी साहब ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में इस मुलाकात का मकसद क्या है बताया, वो आप भी देख लें। 4 बातें मैं पीर साहब पगाड़ा की तरफ से लेके गया था। पहली चीज़ तो ये थी कि इस वक्त जो टकराव की सिचुएशन मुल्क में बनी हुई है, इसको किसी डायलॉग की तरफ जाना चाहिए। इस वक्त पार्लियामेंट डिसफंक्शनल हो चुकी हुई है, पार्लियामेंट को दोबारा फंक्शनल करना चाहिए ताकि आइन की बालादस्ती और आइनी रास्ते जो हैं मुल्क में चलते रहें। इस वक्त इस्तीफ़ों की बातचीत की जा रही है, तो इस्तीफ़े अगर हो भी जाते हैं उसके बाद भी तो डायलॉग की ज़रूरत पड़ेगी, तो क्यों ना इस्तीफ़ों से पहले ही डायलॉग करके उन इश्यूज़ को रिजॉल्व कर लिया जाए। पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीगों को आपस में करीब आना चाहिए और मुस्लिम लीगी सोच रखने वाले लोग जो हैं उनको चारों सूबों के अवाम को साथ लेकर आगे बढ़ने का एक लाएअमल बनाना चाहिए। दुरानी साहब ने तो वजाहत कर दी, लेकिन सियासी हलकों में कहा जा रहा है कि बात इतनी सादा नहीं जितनी बताई जा रही है। खैर कुछ दिन की बात है, ये सारा कच्चा छट्टा भी खुलकर सामने आ जाएगा। अभी ज़रा हम मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तज्जिया लेते हैं। आपको आज वैसे भी छुट्टी का दिन है, बहुत से लोग आज जो नहीं यूजुअली हमारे साथ होते हैं वो भी हैं, तो बता दें कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। सीनियर तज्जियाकार सुहेल बड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ाइच साहब, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट एक अब ऐसी जगह इस वक्त में ऐसा लगता है खड़ी है जहाँ लॉन्ग मार्च, इस्तीफे, ज़िमनी इंतखाबात, सेनेट इलेक्शन वगैरह के मामलात में अंदरूनी तजाद भी है, इबहाम भी नजर आ रहा है, कुछ कंफ्यूजन आवाम को तो महसूस हो रही है जैसे PDM की सपों में है। PDM क़यादत को अगर आवाम को बताना है कि कोई गड़बड़ नहीं है, तो वो ऐसा क्या करें जिससे ये आवाम के जहन में एटलीस्ट क्लैरिटी आ जाए कि हाँ जी ये लोग फोकस्ड हैं, इनका यही मकसद है। ये दुरुस्त है कि PDM के बाज़ फैसलों से और बाज़ बयानात से कुछ इबहामात पैदा हो गए हैं, और ये इबहामात या ये तज़ादात तभी ख़त्म होंगे कि एक वाज़ेह पॉलिसी बनाई जाए। और ज़ाहिर है कोई भी ये तवक्को नहीं करता कि अपोजिशन कोई ऐसा फ़ैसला करे जिससे उसको नुकसान हो, लेकिन कम अज़ कम ऐसी वाज़ेह पॉलिसी दे। फ़र्ज़ करें मसलन इस्तीफ़े हैं, उनकी टाइमिंग क्या है, लॉन्ग मार्च की टाइमिंग क्या है, और ज़ाहिर है इस्तीफ़े जब देंगे तो क्या उसका उतना इफ़ेक्ट होगा, क्या ऐसा असर होगा कि उन इस्तीफ़ों के नतीजे में हुकूमत गिर जाए। ये वाज़ेह पॉलिसी जो है PDM को देनी पड़ेगी। राइट, तो ये बात होगी, आवाम को भी यही बताया जाएगा। सुहेल भाई साहब, एक और चीज़ जो लोगों को ज़रा परेशान तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर आ रहा है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की यौम शहादत पर मरियम नवाज़ भी नौडेरो जा रही हैं। पीपल्स पार्टी की बदतरीन मुखालिफ रहने वाली मुस्लिम लीग नून अब PP के करीब नज़र आ रही है, तो क्या ये करीबी, क्या ये कुर्बतें सिर्फ तहरीक इंसाफ को हटाने तक रहेंगी, या आप समझते हैं कि अब ये दोस्ताना माहौल जो है वो आगे भी चलता रहेगा? माजी की अगर हवालों को देखा जाए तो मेरा ख़्याल है कि ये वक्ती है। ये ठीक है कि इनके तल्लुकात बेहतर हुए हैं पहले से, और तल्लुकात बेहतर होते रहेंगे, लेकिन ज़ाहिर है दोनों ने अपना अपना इलेक्शन लड़ना है, दोनों ने अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है। मरियम नवाज़ शरीफ साहबा की पंजाब कॉन्स्टिट्यूंसी है, बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं सिंध में, और बाज़ जगहों पर ये एक दूसरे के मुखालिफ भी इलेक्शन लड़ते हैं, बाज़ जगहों पर इनके कैंडिडेट्स जो हैं एक दूसरे के मद्दे मुकाबल होते हैं।
तो मेरा ख्याल है कि ये एक वक्ती है और ज़ाहिर है इमरान खान को हटाने के लिए इत्तेहाद है, फिर ये आपस में नबुर्द आज़माओ। दिस इज़ वेरी मच टेम्प्रेरी। बिल्कुल वड़ाइद साहब, अब ये बताइएगा कि इस पूरे माहौल में मोहम्मद अली दुरानी साहब की शहबाज शरीफ से मुलाकात और फिर MQM एक बार फिर हुकूमत से अलहदा होने की बातें तो बहुत सी पहले भी की हैं उन्होंने, लेकिन चलें एक दफ़ा फिर से उन्होंने वो बातें रिपीट कर दी हैं, तो क्या हुकूमत को इस पर कोई परेशानी होनी चाहिए? मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई परेशानी की बात है। ज़ाहिर है मुस्लिम लीग पगाड़ा ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप जो है उसके पास ये चॉइस नहीं है कि वो सिंध हुकूमत वो जो सिंध में उसकी कोलेशन है PTI के साथ वो छोड़ दे, क्योंकि उनकी सिंध हुकूमत से नहीं बनती, पीपल्स पार्टी से नहीं बनती, वो उनसे इलेक्शन लड़ते हैं, उनके मुखालिफ हैं। तो इसलिए उनके पास यही चॉइस है कि सेंटर में जो भी पीपल्स पार्टी का मुखालिफ हो उसके साथ वो इत्तेहादी हों। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कोई ख़तरा है। और इसी तरह MQM जो है वो भी धमकियाँ देती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल वड़ाइद साहब। एज़ यूजुअल जब भी हमने किसी चीज़ की सेंस बनानी हो और समझना हो कि क्या हो सकता है और क्या हो रहा है, तो वड़ाइद साहब हमारी मदद को आ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा क्यों होता है कि जब सबकी छुट्टी है और हम यहाँ पे आपसे छुट्टी वाले दिन मुखातिब हों तो हमें अचानक से कहीं कहीं से उड़ उड़ के नाश्ते की खुशबुएं आना शुरू हो जाती हैं? आपको उस वक्त जब से आपको पता चला है कि हम अंडे पराठे की बात करने लगे हैं तो आपको अंडे पराठे चाहिए। आपको पता है ना, मैं आजकल अंडे पराठों से रिफ्रेन कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछले हफ्ते बहुत अंडे पराठे खाए, इसलिए एक हफ्ता जरा गैप देना जरूरी है। मगर कोई बात नहीं। ट्राइंग आउट दिस न्यू थिंग, जल्दी से आपको बता दूं, व्हिच इज कॉल्ड इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो जिसमें ही कैन नॉट ईट एट सर्टेन टाइम्स एंड ही कैन ईट एट सर्टेन टाइम्स। और जिंदगी में बड़ी कंफ्यूजन चल रही है आपके, कंफ्यूजन भी चल रही है और मुश्किल काम भी है। वैसे आपको ना भी भूख लगे, लेकिन आपको जब पता है ना कि आपने इस टाइम नहीं खाना तो आपका दिल कर रहा होता है खाने का। तो लिहाजा यू डू द डाइट दैट आई डू, ईट ऑल द टाइम एंड देन वर्क आउट, बट ईट ऑल द टाइम। खुशी होती है खाने से। अच्छा जी, अभी हम आपको बताएंगे, 2 दिन पहले आपको बताया था कि वफाकी वज़ीर ख़जाना ने अंडे महंगे होने का नोटिस लिया और हमने तभी खदशा जाहिर कर दिया था कि नोटिस हो गया, अब और होंगे, अब महंगे और ना हो जाएं। और वही हुआ जिसके बारे में लोग खदशा जाहिर कर रहे थे। आवाम को ये नोटिस भारी पड़ गया है और इस वक्त 200 रुपए दर्जन बिकने वाले अंडे उस वक्त जो बिक रहे थे 200-210 बिक रहे थे। हमने पूरा सेगमेंट किया था। यू नो आप कितने बिक रहे हैं? 300 रुपए दर्जन तक पहुंच गई है बात जी। और एक आम आदमी का नाश्ता चंद रुपयों में तो मुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। अब मुल्क भर में इस बार अंडों की कीमत को ऐसे पर लगे कि मुर्गी के गोश्त के बराबर पहुंच रहे हैं। तो या तो आप अंडे खा लें या फिर मैं तो कहती हूँ पूरी मुर्गी लेके आप उसका सालन बना लें। कल तो सब रिकॉर्ड जो है वो टूट गए जब लाहौर में अंडों की कीमत 300 रुपए दर्जन यानी एक अंडा 25 रुपए का हो गया। रावलपिंडी और पेशावर से इतला ये है कि केक, बिस्किट समेत वो चीज़ें जिनकी तैयारी में अंडे इस्तेमाल होते हैं वो भी महंगी हो गई हैं। और इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों के मरगूब नाश्ते जो हैं यानी अंडा, चने वगैरह जो होते हैं, अब आपको क्यों मुंह में पानी आ रहा है? तो वो भी सुबह सुबह ये जुल्म है किसी को बताना। अंडा, चने और तिलों वाला नान, लाहौरी टिपिकल। तिलों वाले नान का मैंने जिक्र नहीं किया था, ये आपकी इमेजिनेशन। टिपिकल लाहौरी नाश्ता, उसमें अंडा नहीं है। हाँ अच्छा जी, तो ये वैसे हमें ख्वाबों में चीज़ें आ रही हैं। तो एनीवे ये जो चीज़ें हैं, ये जो अंडा वगैरह हम बात कर रहे हैं, अब पहले वाले दाम में नहीं मिल रहे। और इससे ज़्यादा मुश्किल बात और मैं कहती हूँ क्रिंज वर्दी बात ये है कि गैस की लोड शेडिंग के मारे शहरियों को नाश्ते के लिए तो घर से बाहर निकलना ही पड़ता है ना। अब गैस अगर घर में नहीं आ रही तो नाश्ता तो कहीं बाहर ही करेंगे, या तो आप ऑफिस जाके बाहर से मंगा रहे होते हैं या फिर अपने कारोबार पे पहुंच के बाहर से मंगा रहे होते हैं, क्योंकि ये वो अयाम होते हैं, ये वो टाइम होते हैं सुबह का टाइम पर्टिकुलरली अगर 10 या तो सुबह बिल्कुल अर्ली आ रही होती है और अगर आप थोड़ा लेट उठे तो फिर गैस देन यू हैव लॉस्ट दैट विंडो। और ऐसे में एक अंडा पराठा या एक ब्रेड और एक चाय का कप जो है एक आदमी के लिए आम सा नाश्ता जो है वो इस वक्त 150 रुपए और बाज़ जगहों पर 200 रुपए में मिल रहा है। तो आप देखिए कि क्या आलम हो गया है महंगाई का। so unfair, तो अगर 200 आप मंगा लें तो लगा लें तो 600 रुपए तो खाने में लग रहे हैं। दिन के आगाज में ही अगर आपके 200 रुपए इस तरह निकल जाएं तो गरीब आदमी क्या करेगा? दिस इज, और ये एक बंदे का नाश्ता है, सोचिए। तो लाहौर जाएंगे हम, लाहौरियों का पता है आपको नाश्ता करने का बहुत शौक है, इंक्लूडिंग मी। और उम्मे फरवा जो है हमें बताएंगे कि लाहौर में फिर क्या चल रहा है। इतनी महंगाई भी हो गई है, साथ में नाश्ता भी नहीं छोड़ सकते, तो क्या तरीका निकाला गया है? ओवर टू यू उम्मे फरवा। जी, लाहौर में महंगाई का जिन पे काबू ही होता चला जा रहा है। सर्दियों में एक ख़ास औकात अंडे का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि डॉक्टर्स का ये कहना है कि जो अंडे हैं वो सेहत के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, ख़ासतौर पे सर्दियों में।
तो लेकिन यहाँ लाहौर के अंदर जो अंडे हैं उनकी कीमत पहली मरतबा ये देखने में आ रही है कि 250 रुपये फ़ी दर्जन तक जा पहुँची है, जो कि एक आम गरीब की पहुँच से दूर हो चुका है। पहले अगर अंडा जो था, अंडा और पराठा 30 से 40 रुपए में मिल जाया करता था, अब इस वक्त उसकी कीमत 70 रुपये है, यानी 30 रुपये जो है पराठे के लिए जा रहे हैं। और इसी तरह से 30 रुपये अगर आपने ऑमलेट बनवाना है पराठे के साथ तो 30 रुपये लिए जा रहे हैं। इसी तरह से अगर अंडे और कुलचे की बात की जाए तो पहले 50 रुपये में 2 कुलचे और चने के साथ और साथ में अंडा लेके भी वो खा लिया करता था एक आदमी जिसने खाना होता था कुलचे चने, तो वो भी अब मुश्किल हो गया है। तो अब जो लोग यहाँ पर आए हैं नाश्ता लेने के लिए या यहाँ बैठ के नाश्ता कर रहे हैं, वो लोग शदीद परेशानी का शिकार है। अवाम का यही कहना है कि हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए, आखिर क्या वजह है। पहले भी अंडे होते थे, अंडे मिलते थे और कम कीमत में मिलते थे, आखिर वो क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से अंडों की कीमतें जो हैं वो बढ़ना शुरू हो गई हैं। जी, इस पे एक्चुअली इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्या वजूहात है जिसकी वजह से अंडों की कीमतें बढ़ रही हैं और बढ़ नहीं रही हैं। बिल्कुल लिटरली ये तो बेकाबू होने वाला जो टर्म हम इस्तेमाल करते हैं ना, वो फिट बैठ रहा है। और कुलचों और चनों का आपने तस्करा सुना? शुक्र है आपने उसके बाद बात कर ली। मैं कुलचे चने पे रुक चुकी थी, उसके बाद मुझे नहीं पता कि उम्मे फरवा ने क्या कहा है, क्योंकि वो बन भी रहे थे गरम गरम और बड़े अच्छे मौसम में अगर ये नाश्ता हो। अभी हमारे कान में हमारे प्रोड्यूसर भी हमें ऑफर कर रहे थे कि पीछे ही हमारे ऑफिस के पीछे पराठे मिलते हैं जिनको हम डीजल पराठे कहते हैं, क्योंकि उस तेल का कुछ हम कह नहीं सकते कि वो तेल कहाँ से आया है, उसमें कितनी मिलावट है। तो वो कह रहे थे कि चलो तुम लोगों को डीजल पराठे खिला देते हैं। खैर, लाहौर का हाल आपने ये देख लिया है और डेफिनेटली शदीद महंगे हो चुके हैं अंडे। पेशावर जाएंगे अभी हम। नादिया सबूही इज वेटिंग फॉर अस पेशावर में, और वहाँ का हाल नादिया बता रही हैं। जी, मैं सिर्फ पेशावर की चौक फुआरे की फूड स्ट्रीट में मौजूद हूँ, जहाँ पर गर्मा गर्म नाश्ता तैयार हो रहा है। हलवा पूरी भी है, पराठे भी हैं, अंडे भी हैं, छोले भी हैं, मलाई भी हैं। ताहम जो शहरी हैं यहाँ आने वाले हैं वो महंगाई का रोना रो रहे हैं। हम जब पहले आते थे नाश्ते के लिए, तकरीबन 1-2 महीने पहले की बात है कि हम आते थे तो 50-60 रुपये का हमारा नाश्ता हो जाता था। अभी हम 90-100 रुपये पे नाश्ता वही करें, लेकिन फिर भी हमारा वो उतना गुजारा नहीं होता, क्योंकि यहाँ वज़न भी हल्का हो गया और महंगाई भी बहुत हो गई है। क्योंकि दुकानदार से पूछे तो वो कहते हैं कि सब चीज़ें महंगी हो गई है। अंडा देखो, पराठा देखो, चाय देखो, सबकी चीज़, सबकी नर्ख बहुत आगे हो गई है। और साथ में एक और ही मज़ेदार जो बात ये है कि ये छुट्टी के दिन अपने दोस्तों को भी लाते थे ताकि उनको भी ये नाश्ता एंजॉय करें। तहम महंगाई ने इनको इस कदर मुतासिर किया है कि ये कहते हैं कि मैं आज अकेला ही निकल आया हूँ ताकि दोस्तों को नाश्ता ना कराना पड़े। यूँ इनको 100 रुपये में आज नाश्ता करना पड़ेगा, वरना ये कहते थे कि मैं अपने दोस्तों के साथ बआसानी 150-200 रुपये में 3-4 दोस्तों के साथ ये नाश्ता ज़्यादा अच्छी तरह एंजॉय करता था, लेकिन आज ये अकेले ही आकर यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं। जी, कितनी हार्ट रेंचिंग बात है कि दोस्तों को भी इन्होंने कट कर दिया। तो अब छुट्टी वाले दिन भी आप अकेले नाश्ता करने में मजबूर हो, क्योंकि करा ही नहीं सकते आप। बहुत महंगा नाश्ता हो गया है। अगर सारे दोस्तों को लाएंगे तो आपके 2000 रुपए का बिल तो ऐसे ही बन जाएगा। ऑलमोस्ट आपको पता है कि डबल का फर्क पड़ गया है ये। अगर आपके पहले 3-4 लोगों के नाश्ते पे 500-600 रुपए लग रहे थे तो अब 1200-1400 रुपए लग रहे हैं। Which is a lot। मतलब आप लिटरली देखें, किसी को जब आप कहते हैं ना जी दावत दी है आपने कि खाने पे आए, डिनर पे आए या लंच चलते हैं, वो यू आर एक्सपेक्टिंग अ बिल, बट नाश्ते पे यू आर नॉट। नाश्ता तो अच्छा, पेशावर की फूड स्ट्रीट की बात कर रही थी और मैं आपसे कह रहा था कि आई हैव नेवर बीन टू पेशावर। पेशावर के खाने एंड यू हैव लिव्ड इन पेशावर एज वेल, बड़ा बेर बेस पे। तो लेकिन कभी पेशावर जाएंगे और इनके खाने एंजॉय करेंगे। अच्छा, बाय द वे वो बीआरटी भी तो हमने जाना था, वही तो हमारा मौका था पेशावर जाने का। उन्होंने लिफ्ट ही नहीं कराई, वो इसलिए नहीं उन्होंने बुलाया बीआरटी वालों ने, क्योंकि उन्हें पता था कि हम आए और बीआरटी खुदा न खास्ता जैसे चलते चलते बंद हो जाती है। बंद हो गई तो हम बोल पड़ेंगे। बंद हो गई तो फिर तो हम कहाँ संभाले जाएंगे उनसे। नहीं, अभी वी आर वेरी नाइस पीपल, प्लीज इनवाइट अस। हमने बीआरटी पे ट्रैवल करना है। कराची में अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ साथ सबसे ज़्यादा किसी चीज़ पर तवज्जो देने की ज़रूरत है ना, तो वो इन सड़कों की मरम्मत की है जिन पे ज़ाहिर है हैवी ट्रैफिक चलती है और उनका कोई पुरसाने हाल है ही नहीं। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी दुनिया में होगी, पूरी दुनिया में हैवी ट्रैफिक चलती है, हमारे यहाँ कौन से मटीरियल से सड़कें बनती हैं कि 2 महीने बाद उधड़ जाती हैं। एग्जैक्टली, इट्स नॉट कि जी हमारी ट्रैफिक बड़ी कोई वाइल्ड किस्म की है, वो चीज़ें ही सही नहीं बनी होती, वो सड़कें सही नहीं बनी होती। वरना दुनिया में कितनी पुरानी सड़कें आराम से चल भी रही होती हैं। दुनिया में क्यों, पाकिस्तान में भी, कराची में ये इशू है एक्चुअली। वरना तो पाकिस्तान में बेहतर सड़कें भी हैं। अच्छा जी, आज जी बानी पाकिस्तान बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 145वां यौम पैदाइश है। बरसगीर के मुसलमानों को पाकिस्तान की सूरत में आज़ाद वतन का तोहफ़ा देने वाले कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को हम सब का सलाम और ज़बरदस्त खराज अकीदत। मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के सबसे पहले गवर्नर जनरल के तौर पर
मुल्क की समत का भी तयन किया। कायद-ए-आज़म के रहनुमा उसूल, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम को अपनाकर हम अपने मकासद हासिल कर सकते थे, कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करें कि हम थोड़े से अपने रास्ते से भटक गए हैं। कायद-ए-आज़म आखिरी सांस तक मिसाली जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के लिए पुरअज़्म रहे। ये जमहूरी जद्दोजहद ही थी जिसके नतीजे में पाकिस्तान हासिल कर पाए। बेशक, और साथ ही हम आपको बताएं कि कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान कायद के विजन के मुताबिक अब तक नहीं बन पाया, ये एक हकीकत है। और आज जब हम यौम कायद मना रहे हैं, हमें वो पाकिस्तान नज़र नहीं आता जो कायद का ख्वाब था। एक तरक्की पसंद, मुतअद्दिल इंसानी हकूक़ की मुहाफ़िज़ रियासत। कायद-ए-आज़म को कुदरत ने वक्त कम दिया, इसलिए वो ये ख्वाब खुद पूरा ना कर सके, लेकिन बुनियाद तो थी। और उसके बाद आने वाले हर हुक्मरान, हर सियासी लीडर, हर फौजी आमिर ने पाकिस्तान को कायद-ए-आज़म के विजन के मुताबिक बनाने का नारा तो ज़रूर लगाया, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कश्मीर की शमूलियत के बगैर तामीर पाकिस्तान का एजेंडा आज भी नामुकम्मल है। यहाँ पर यह मेंशन करना बहुत अहम है कि कश्मीर जब तक पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनता, तकमील पाकिस्तान का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। जो मुल्क कायद ने देखा था, हम अपनी गलतियों से आधा गंवा चुके हैं, ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए। अक्सर भूलने की कोशिश करते हैं लोग, भुलाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ये याद रखेंगे तो आगे कुछ बेहतर करेंगे। जाहिर है कि इसके जिम्मेदार वही लोग हैं जो यहाँ हुक्मरान रहे हैं। किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की सूरत में जो लोग उस वक्त यहाँ बरसरे इक़्तिदार थे, किसी भी बड़े ओहदे पर थे, वो सब इसके जिम्मेदार हैं। आज पाकिस्तान पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। वज़ीर आज़म हैं इमरान खान, जो कायद-ए-आज़म का विजन बताते भी रहे हैं और उस रास्ते पर चलने का यकीन भी दिलाते रहे हैं। कायद-ए-आज़म आज तक लोग उनसे प्यार करते, जब तक पाकिस्तान रहेगा करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने लिए पाकिस्तान नहीं बनाया था। उनको तो ये नहीं पता था कि वो जिंदा भी रहेंगे या नहीं, तो वो अपने लिए नहीं कर रहे थे। जो उन्होंने इस मुल्क को बनाने के लिए जो जद्दोजहद की, इसलिए लोग उनकी इज्जत करते हैं। पाकिस्तान में एक ही लीडर को मैं मानता हूँ, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। मैं जरा थोड़ा सा, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि कायद-ए-आज़म की स्ट्रगल क्या थी। वो जो कायद-ए-आज़म की स्ट्रगल है, वो है तहरीक इंसाफ की स्ट्रगल। पिछली हुकूमतों की तरह इन 2.5 बरसों में भी हम कायद-ए-आज़म की सोच की तरफ नहीं बढ़ सके, लेकिन उम्मीद बरकरार है। कायद-ए-आज़म का दिखाया रास्ता हम कल इख्तियार नहीं कर सके तो आज ज़रूर करेंगे, और रियासत की वही शक्ल होगी जिसे कायद-ए-आज़म चाहते थे। ये उम्मीद है बिल्कुल हमारी। इसी पे हम बात करते हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेटर वलीद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिर है ये किसी तारुफ के, इनकी फैमिली लेगेसी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब। सेनेटर साहब, पिछली हुकूमतों की तरह इमरान खान साहब भी कायद-ए-आज़म के विजन के मुताबिक पाकिस्तान का नारा लेकर आए थे। 2.5 साल बाद उन्हें यही पता चला कि बग़ैर तैयारी के नहीं आना चाहिए था। वैसे तो इससे पहले जो इलेक्शन हुए थे उसमें भी वो बरसरे इक़्तिदार आना चाहते थे। चले अब हमें बता दें कि कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान बनाने के लिए अब अगर पता लग गया है तो हुकूमत का क्या प्लान है, हुकूमत क्या कर रही है? और उसके लिए आपके सामने जीती जागती मिसालें हैं, जो गुरबत के ख़ात्मे या पॉवर्टी, गुरबत के इंसदाद का प्रोग्राम जो एहसास वाला है, और उसके बहुत से ज़ैली प्रोग्राम्स। दूसरा यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस, जिसको हमारा सेहत कार्ड प्रोग्राम जो है, जिसने खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा जिसको पजीराई भी मिली, और अब पूरी कौमी सतह पर जो है वो जिसका इनकाद होगा इंशाअल्लाह। ये वो एक जिसको कायद-ए-आज़म ने इन्विजन किया था, समाजी इंसाफ, सोशल जस्टिस, मसावी सलूक शहरियों के साथ, जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनकी जो है हालात जो हैं और उनके साथ जो सलूक है, और जो दीगर जो बैनुल मज़ाहिब जो हम आहंगी है, उसका जो तसव्वुर उन्होंने अपनी मशहूर खुतबे में दिया, वो आपने देखा करतारपुर वाला सिलसिला। तो ये मिसालें जो हैं आपके सामने हैं, और ये जब मुद्दत पूरी करने पे दोबारा आवाम के पास वोट लेने जाएंगे, आपको नज़र आएगा कि किस तरह उसको पजीराई मिलेगी, जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में पजीराई मिली।
बिल्कुल सर साहब, ये भी बताइएगा कि यौम कायद पर हमें ये भी याद आता है कि कायद आज़म ने पाकिस्तान एक तवील जमहूरी जद्दोजहद से बनाया और पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम उनकी ख्वाहिश भी थी और हमारा आइन भी यही है। तो इस वक्त अपोजिशन तो ये कह रही है कि वो जमहूरियत के सिवा कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या तहरीक इंसाफ भी इस अज़म में उनके साथ है? आप बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा कि कायद आज़म बिल्कुल पेशे के एतबार से वकील थे। जमहूरियत तो उनके लिए एक अकीदे की हैसियत रखते थे और तमाम उम्र उन्होंने जो सियासी उनकी सरगर्मी रही वो तो हमेशा एक जमहूरी सिस्टम के तहत ही रही और उसी में वो मुंतखब भी मुख्तलिफ मकामात पर होते रहे और एक बड़े अजीम और बड़े मकबूल जो है वो लीडर बने। और बदकिस्मती जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि पाकिस्तान को ज़िंदगी ने उनका साथ नहीं दिया। पाकिस्तान आइन की तश्कील देने में, उसको राइज करने में कुछ कोताहियाँ रहीं शुरू के सालों में और उसकी वजह से गैर आइनी फिर मुदाखलत भी, उसके से भी हमारे अंदरूनी हालात और उसके अलावा बैनुल अक़वामी जो सूरत हाल थी, उन सब का इस किस्म के उतार चढ़ाव के अंदर एक अपना एक इम्पैक्ट और किरदार होता है। सो बिल आखिर जो है आज आकर हमें जमहूरी निज़ाम पर ही इन्हसार और एतमाद करना चाहिए और अगर किसी को शिकायत है उससे तो उसको हल करने का तरीका यही है कि उसको और मजबूत बनाया जाए, सिस्टम को और शफाफ बनाया जाए और उसमें और ज़्यादा जिस तरह के चेक्स एंड बैलेंसेस डाले जा सकते हैं डाले जाएँ। ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी बातें की आपने। सेनेटर वलीद इकबाल, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वलीद इकबाल साहब, अलामा मोहम्मद इकबाल साहब के पोते, तो ये साथ बताना जरूरी है। ही शुड बी रियली कंसर्न्ड के वाकई डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल और कायद आज़म का जो विजन था पाकिस्तान के बारे में उस पर वाकई अमल दरामद हो। आज मसीही बिरादरी आपको पता है क्रिसमस मना रही है और इसी सिलसिले में क्या पैगाम है, क्या तैयारी है? दिस क्रिसमस इज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इट फ्रॉम द प्रीवियस वंस। जिसको आजकल हम हर चीज़ के साथ कोविड लगा देते हैं ना, आजकल कोविड वेडिंग्स हो रही हैं, बहुत सी चीज़ें जो भी हो उसमें कोविड का एक फ्लेवर जो है, तो लिहाजा क्रिसमस भी कोविड क्रिसमस है। तो आज बिशप ऑफ कराची कार्डिनल जोसेफ कूट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया कार्डिनल साहब। कार्डिनल साहब, कोरोना के ख़तरात में ज़ाहिर पूरी दुनिया घिरी है और आज क्रिसमस मना रही है। इंसानियत के लिए बड़ा मुश्किल वक्त है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात इस तरह के दौर के लिए हमें क्या सबक देती हैं? आप कुछ रोशनी डालें। सबसे पहले क्रिसमस का मतलब तो यही है कि खुदा इंसान अपने मखलूक के बहुत करीब है। खुदा जो कि नहायत मेहरबान और रहीम है, दुनिया का खालिक और मालिक है, वो इंसान से दूर नहीं है। क्योंकि इंजील मुक़द्दस में लिखा है कि आने वाला मसीहा का नाम होगा इमैनुएल। ये इब्रानी का लफ्ज़ है, इसका मतलब है खुदा हमारे करीब, खुदा हमारे दरमियान। और यही है क्रिसमस की खुशी कि खुदा हमसे दूर नहीं रहता, हमसे बालातर तो है लेकिन हमारे करीब भी है। और इसलिए ये वक्त हमारे लिए है एक तो दुआ करना, अपने आप को मजबूत करने के लिए, खुदा के सामने अपने आप को फरोतन बनाना, ये जानते हुए कि हम तो खाक के पुतले हैं और किसी किस्म के वायरस भी हमें ख़त्म कर सकता है। दूसरी बात कि हम ये भी सीखें कि क्रिसमस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ अपने आप के लिए खुशी मनाना, क्योंकि हमारा बुनियादी अकीदा, मसीही बुनियादी अकीदा ये है कि खुदा मोहब्बत है। खुदा अपने मखलूक को प्यार करता है और अगर खुदा हमें प्यार करता है तो चाहिए कि हम खुदा को और अपने हमसाये को भी प्यार करें। बहुत ही अच्छी आपने बात की है कार्डिनल कूट्स। ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान ऑब्वियसली पाकिस्तान में क्रिसमस हमेशा की तरह पूरे एहतमाम से मनाई जा रही है और इतना बड़ा दिन है तो जाहिर है कि खुशी मनाने वाले रवायती अंदाज में इकट्ठे होकर जश्न मनाना पसंद करेंगे। वैसे भी अकेले इतने बड़े दिन तो बनते ही नहीं हैं, आपको पूरी फैमिली पूरे फ्रेंड्स के साथ इकट्ठे होकर ही मनाते हैं। तो कोरोना SOPs का ख्याल रखने के लिए उन्हें कुछ हिदायत दे दें, हम आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्रिसमस मनाने में सबसे बुनियादी चीज़ है दुआ करना, इस खुशी को मनाना कि खुदा हमारे करीब है, खुदा हमेशा इंसान के साथ है।
तो सबसे बुनियादी चीज़ जो है, देखो हमें क्रिसमस वाले दिन हम दुआ के लिए आते हैं, बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि वो ऐसे लोग हैं जो शायद कभी साल में बहुत कम नमाज के लिए गए होंगे, वो भी आना चाहते हैं क्रिसमस वाले दिन। तो इसके लिए हमें, क्योंकि ये कोविड के दिन हैं, हालात ऐसे हैं और जैसे हुकूमत की तरफ से हदायत की जा रही है, हम SOPs को पूरी तरीके से पूरा करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, काफिल कूद हमारे साथ मौजूद थे। अब वो तो कह रहे हैं और हम भी कह रहे हैं, अब आप लोग जो हमें देख रहे हैं वो जिम्मेदारी निभाएं। बिल्कुल। प्लीज़ पर्टिकुलरली जब आप तफरीही मकामात और तफरीह गाहों पर जाएंगे, पार्क्स हो गए, चिड़ियाघर हो गए, जो भी चीज़ें आपने सोची हुई हैं, अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पे भी जा सकते हैं, उसमें अपने घर पे इकट्ठे हो रहे हैं, तो प्लीज़ ज़रा SOPs का ख्याल रखें। बहुत ज़्यादा प्रॉबेबली डिस्टेंस मेंटेन करना तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन स्पेशली अपने बुजुर्गों को ज़रूर हर वक्त मास्क लगा के रखें। मैं कहती हूँ कि जब भी आप अपने ख्याल करने का सोचते हैं, क्योंकि इंसान अपने बारे में इतना नहीं ख्याल करता जितना उसको पता हो कि मेरे लव्ड वंस जो हैं वो इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो हमेशा बुज़ुर्गों का घर में जो हैं, अपने अब्बू अम्मी का, अपने नाना नानी, दादा दादी, ये जो बुज़ुर्ग जो एक हमारी फैमिली नेटवर्क ही इस किस्म का होता है, उनका सोचेंगे तो शायद आपको अपने SOPs का ख्याल आ जाएगा, बिकॉज आपकी वजह से उनको भी कोविड हो सकता है और आप रोक भी सकते हैं इस चीज़ को। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और हमने आपको एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देना है। बताना आपको ये है कि दुनिया की वैसे तो तरक्की याफ्ता ममालिक में ट्रैवल इंश्योरेंस एक मामूल की बात है। इसका मकसद ये होता है कि किसी भी नागहानी हादसे की सूरत में मुतासरा शख्स की माली मदद की जा सके, उसे माली तहफ़्फ़ुज़ हो। पाकिस्तान में सड़कों की हालत माशाअल्लाह आपको पता है, और बसों की हालतें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हाल, ड्राइवरों का अनाड़ीपन, फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर सड़कों पर बसों का चलना, बहुत से ट्रैफिक हादसा होते हैं, जानी नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए सिंध हुकूमत ने तय किया है कि वो सिंध में मुसाफिरों के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस का एहतमाम करेंगे और इस प्रोग्राम के तहत सिंध में इंटरसिटी सफ़र करने वाले हर इंट्रासिटी, एक्चुअली नॉट इंटरसिटी हाँ, इंटरसिटी ट्रैवल करने वाले किसी और शहर में, हर शख्स को 10 रुपए के एवज एक इंश्योरेंस दी जाएगी। कैसे होगा ये बिल्कुल समझने की बात है और ये समझाने के लिए हमें ज्वाइन किया मोहम्मद ज़ीशान साहब, जो कि CEO हैं पेस टेक्नोलॉजी के, पाकिस्तान एडिफिकेशन सर्विसेज टेक्नोलॉजीज PES। ज़ीशान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप इधर आए हैं। ये दिस साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू जिसको कहते हैं ना, क्योंकि जब हम बाहर कहीं ट्रैवल करते हैं, वीज़ा लगवा रहे होते हैं, तो ट्रैवलिंग के लिए रिक्वायरमेंट होती है कि आपको जी इंश्योरेंस चाहिए। ये किस तरह काम करेगी सिंध में? बेसिकली जो हम लोग ये प्रोजेक्ट लेके आए हैं सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलके, हम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट्स के साथ मिलके ट्रांसपोर्टर्स के लिए जो लेके आए, इसमें हमने एक डिज़ाइन किया सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर के अंदर स्कैनर्स आ गए हैं, स्कैनर्स प्रिंटर्स। जैसे ही पैसेंजर्स आएंगे सॉफ्टवेयर के थ्रू हम उनका टिकट जनरेट करेंगे, उनका जो डाटा होगा वो डाटा मुख्तलिफ इंश्योरेंस कंपनीज के पास जाता रहेगा। अल्लाह ना करे अगर कोई हादसा हो गया तो क्योंकि आजकल टोटल टेक्नोलॉजी जो है, अल्लाह ना करे अगर हादसा हो जाता है तो हम सॉफ्टवेयर के थ्रू उस डाटे को सेपरेट करके जो लोग मुतासर होंगे उन मुतासर लोगों को हम जो हमने कैटेगरीज बनाई हुई हैं, 75,000 से लेके 5 लाख तक की कैटेगरीज बनाई हुई हैं, उन कैटेगरीज के मुताबिक हम उन्हें डिलीवर करेंगे। ये 10 रुपए जो हैं, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। आप कराची से हैदराबाद ट्रैवल कर रहे हैं जी, बस में हम टिकट लेने पहुँच गए, वहाँ आपका कोई बंदा खड़ा है, टिकट क्या उतने ही पैसों का है जितने का आम टिकट होता है? जी बिल्कुल, टिकट उतने ही पैसों का होगा और हर टर्मिनल्स के ऊपर हमारा स्टाफ खड़ा होगा जो लोगों में अवेयरनेस भी देगा और टिकट्स भी जनरेट करके देगा। 10 रुपए या तो आपका ट्रांसपोर्टर पे कर रहा होगा आपको, या फिर जो टिकट सस्ता है उसमें पैसेंजर पे कर रहे हैं। देखिए ट्रांसपोर्टर से हमने मिलके काफ़ी ट्रांसपोर्टर से मिले हैं, रेंट सेम नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट का एक रेंट नहीं है। यहाँ से कराची से अगर हैदराबाद जाते हैं तो डिफरेंट रेंट्स हैं, कुछ ट्रांसपोर्टर्स हैं, बस है तो कोई और बस हम लेकिन फेवर ले रहे हैं ट्रांसपोर्टर्स के ऑनर्स से कि वो मुसाफिरों पे ये बोझ ना डालें, वो अपने पास से ये हमें 10 रुपये दें ताकि हम सिक्योर मुसाफिरों को भी कर लें। बस ऑनर्स भी सिक्योर हैं, इसमें 20 लाख तक की कवरेज बस ऑनर को जा रही है और 5 लाख तक की कवरेज थर्ड पार्टी को भी जा रही है। अच्छा ज़ीशान साहब, 10 रुपये ज़ाहिर है इतनी बड़ी अमाउंट नहीं लगती, अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा होता है उस सूरत में आपकी सिक्योरिटी ज़्यादा ज़रूरी है 10 रुपये के एवज। ये बता दें इंश्योरेंस के मामले में ना लोग ट्रस्ट
वर्दी कंपनीज़ की तरफ ही देखते हैं जिनका साल हर साल पाकिस्तान में इंश्योरेंस का काम है। तो जो भी इंश्योरेंस हाउसेस हैं, जो भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं जिनके साथ आप एसोसिएटेड हैं, वो रिप्यूटेड हैं, नामवर हैं, क्योंकि लोग ऐसे ही उठ के किसी पे भी यकीन नहीं कर लेते व्हेन इट कम्स टू इंश्योरेंस, क्योंकि फ्रॉड भी बहुत होते हैं ना। ऐसे ही है। अब हमने जो जिन इंश्योरेंस कंपनीज को अपने साथ मिलाया हुआ है, हम उन्हें डेली बेसिस पे प्रीमियम दे रहे हैं। हमने उन्हें एडवांस 5 लाख पैसेंजर्स का प्रीमियम हमने उन्हें एडवांस में दे के और डेली बेसिस पे हम उन्हें प्रीमियम दे रहे हैं। और डेली बेसिस पे ही, क्योंकि जब जो ये हमारा सिस्टम है, जैसे ही मुसाफिर को टिकट्स हम देंगे, मुसाफिर की इंश्योरेंस स्टार्ट हो जाएगी। राइट। अल्लाह ना करे अगर कोई हादसा हो जाता है तो वो हम मुसाफिर को 2 डेज़ के अंदर अंदर ये चीज़ डिलीवर करेंगे। अच्छा ज़ीशान साहब, मुसाफिरों को पता होगा कि ये आपकी इंश्योरेंस हो या आगे ही उनको मिलती रहेगी साथ साथ, क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल, हमने अवेयरनेस सेशन बाकायदा रखे हुए हैं टर्मिनल्स पे, मुख्तलिफ लोकेशंस पे। हम मोटर वे वालों के साथ भी हैं, कांटेक्ट में हैं कि वो हमें फेवर्स दें कि जैसे ही, क्योंकि मोटर वे हम जैसे इंटर होते हैं तो वहाँ बसेस को रोका जाता है, हम वहाँ पर भी अपने बैनर्स लगा के और मुसाफिरों को हम ये अवेयरनेस देना चाह रहे हैं। और हर बस ना सिर्फ मुसाफिर बल्कि कंडक्टर्स और बस ड्राइवर्स वगैरह जो हैं। सॉरी टाइम कम हो गया, लेकिन जबरदस्त ये इंडेवर है, क्योंकि ये वो चीज़ है कि हम बाहर के मुल्कों में तो देखते रहते हैं और हम विश करते हैं कि जी हमारे पास भी हो, क्योंकि एक्सीडेंट अल्लाह ना करे ये चीज़ें हो जाती होती है, एंड दैट देयर इज नोबडी टू टेक केयर। सो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ जो है बदल देगी इस कॉन्सेप्ट को भी। आपको ये बताना है कि कराची की अमन अमान की सूरत हाल में बहुत हद तक बेहतरी आ चुकी है, लेकिन शहरी अब भी स्ट्रीट क्राइम से परेशान है। बाय द वे कुछ डकैतियाँ भी हुई हैं मेरे जानने वालों के घरों पे। स्ट्रीट क्राइम्स पर काबू पाने पर इंतजामिया नाकाम नजर आती है। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के नए डीजी मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने गुज़श्ता रोज़ जिम्मेदारियाँ संभाल ली हैं। हम उन्हें गुड लक कहेंगे और तवक्को करेंगे और आवाम की तवक्कुआत भी उन तक पहुँचाएंगे कि कराची में रेंजर्स ने इससे पहले भी बड़ा फाल किरदार अदा किया। होपफुली ये कंटिन्यू करेंगे और पुलिस के साथ मिलकर ज़ाहिर है स्ट्रीट क्राइम के जिनको जो अभी हमें थोड़ा सा बेकाबू लग रहा है उसको काबू में कर इंशाल्लाह बिल्कुल उम्मीद की जा सकती है। गुज़िश्ता रोज़ ही पिछले डीजी रेंजर्स मेजर जनरल उमर बुखारी ने आईजी सिंध मुश्ताक महर से भी अलविदाई मुलाकात की। बहुत अहम मुलाकात थी और इसमें जनरल बुखारी ने सिंध पुलिस की बहुत तारीफ भी की। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। तो ये एक चेंज जो है चेंज ऑफ कमांड है जो आपके सामने आया है। अच्छा जी, एक सवाल जो कि हम पूछना चाहते हैं आबदी साहब, हमारे करियर काउंसलर, और बहुत ही बच्चों की मदद हो जाती है। बड़े सवाल होते हैं जिसका जवाब कहीं और से नहीं मिल रहा होता, आबदी साहब के पास इन सारे सवालों के जवाब होते हैं। आबदी साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कोरोना वबा और लॉकडाउन के माहौल में डिजिटल लाइब्रेरीज जो हैं वो स्टूडेंट्स के लिए कितनी मौसर किरदार अदा कर सकती हैं, ये बताइएगा। जो सबसे बड़ी इसकी एडवांटेज है वो ये है कि इट्स 24/7, इट्स विदाउट बाउंड्रीज, और आप जो है वो सिंपली एक्सेस कर सकते हैं अपने घर बैठ के या जहाँ से भी आपको ज़रूरत हो। तो ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है। और दूसरी बात ये है कि बहुत जो 90% इस किस्म की डिजिटल लाइब्रेरीज़ हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आपको किताब लेने के लिए नहीं जाना, आपको जमा कराने के लिए नहीं जाना, कोई उसकी फ़ीस वगैरह नहीं है। तो ये सारी एडवांटेजेस जो हैं वो डिजिटल लाइब्रेरी की मौजूद हैं। और मैं समझता हूँ कि कोविड की वजह से बच्चों ने इससे बहुत फ़ायदा उठाया। जहाँ जहाँ जिन स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में ऑनलाइन तालीम दी जाती रही, वहाँ पर बच्चों ने डिजिटल लाइब्रेरी से बहुत फ़ायदा उठाया। थैंक यू आबदी साहब। अभी हम आपको बता दें कि हम T20 सीरीज़ तो हार गए बाय द वे न्यूजीलैंड से, लेकिन पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला टेस्ट कल से शुरू होगा। बाबर आजम की कमी ज़रूर महसूस होगी। कायम मकाम कप्तान मोहम्मद रिजवान समझते हैं कि इन हालात में भी पाकिस्तानी टीम टफ टाइम दे सकती है। और क्या हो सकता है क्या नहीं, प्रोग्राम स्कोर के मेज़बान और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट याह्या हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं। याह्या, ये बताइएगा कि न्यूजीलैंड में जिस तरह की विकेटें हैं, आमतौर पर फास्ट बॉलर्स उन पर मौसर साबित नहीं होते हैं, तो क्या पाकिस्तान का बॉलिंग लाइनअप ऐसा है कि कीवीज को परेशान किया जा सके? होपफुली सरप्राइज पैकेज हो सकता है। अब्बास कभी नहीं खेले न्यूजीलैंड में, या नसीम शाह नहीं खेले, या शाहीन शाह अफरीदी नहीं खेले। आपका अगला सवाल यही होगा कि वो T20 में तो खेल रहे थे। मैं टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। रेड बॉल से कभी टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने बॉलिंग नहीं की है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पर हम ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ के साथ खेलेंगे, जिन्होंने तीसरे T20 मैच में बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। लेकिन एज़ कम्पेयर न्यूजीलैंड, हमारी बॉलिंग को अगर आप देखते हैं तो ये हम ज़रूर कह
सकते हैं कि न्यूजीलैंड ने इससे पहले जो 15 टेस्ट मैच अपने होम ग्राउंड पर दिसंबर 2017 से खेले हैं, वहाँ पर बॉलिंग अटैक उस मयार का नहीं था जो कि पाकिस्तान के पास है। तो अगर हमारे बॉलर्स अच्छी लाइन के ऊपर गेंद करते हैं, न्यूजीलैंड के बैट्समैनों को मुश्किल सूरत हाल से 2-4 कर सकते हैं। अच्छा, ये मैच रिजवान का बतौर कप्तान भी बड़ा इम्तिहान होगा। उम्मीद तो ऑब्वियसली ये है कि आखिरी T20 इनिंग्स में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के बाद रिजवान अब ज़्यादा जो है पुरएतमाद नज़र आएंगे, तो उन्हें कुछ मशवरा तो दे दें। मैं कहाँ मशवरा दूंगा, मशवरा तो उन लोगों को देना चाहिए जो कि रिजवान को T20 क्रिकेट भी खिला रहे हैं, वनडे क्रिकेट भी खिला रहे हैं। और मुझे इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि कहीं हम उनका हाल सरफराज जैसा ना कर दें। रिजवान को आपको वनडे और टेस्ट तक ही महदूद रखना चाहिए। T20 क्रिकेट में अगरचे उन्होंने नेपियर के मैकलीन पार्क में 57 बॉल पर 89 रन की मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी, मैच के बेहतरीन खिलाड़ी रहे। बावजूद इसके मैं अपनी इस बात पर कायम हूँ कि रिजवान को T20 क्रिकेट नहीं खिलानी चाहिए। अगर आप रिजवान से पूछेंगे तो उनकी तो ख्वाहिश होगी, वो तो चाहते होंगे कि पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट में खेलें, इससे दो कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन T20 क्रिकेट में रिजवान की जगह नहीं बनती। अगर उनको अपने करियर को आगे लेकर चलना है, पाकिस्तान टीम के इस वक्त इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, इंग्लैंड में वो टेस्ट सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी रहे थे। थैंक यू याह्या हुसैनी हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स सी कल क्या होता है। और टू ऑल दोस सेलिब्रेटिंग क्रिसमस, मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी काइट डे एज वेल। सी यू टुमारो। बाय।